अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर राबिया है और मैं एम-एबिलिटी में एज़ अ फ़िज़ियोथेरेपिस्ट काम कर रही हूँ। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूँगी जो है ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। हम देखेंगे ऑटिज़्म होता क्या है और इसकी वजूहात क्या हैं, इसमें अलामात कौन-कौन सी पाई जाती हैं और एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट ऑटिज़्म के पेशेंट को कैसे डील करता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑटिज़्म के बारे में। ये होता क्या है? ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जो ख़ास तौर पर बच्चों में कॉमन है। इसमें बच्चे नॉर्मल बच्चों की निस्बत डिफरेंट बिहेव करते हैं। उनमें जो स्किल्स डेवलप होती हैं वो आम बच्चों की निस्बत देर से डेवलप होती हैं। ये कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जो बच्चों के बिहेवियर यानी उनके रवैये, उनकी सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे वो बच्चा इंटरेक्ट कैसे करता है लोगों के साथ, बातचीत कैसे करता है, इसके अलावा इसकी लर्निंग यानी सीखने के प्रोसेस और इमोशंस को इफेक्ट करती है। ऑटिज्म के डिफरेंट अलामात हो सकती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ लाइफ में ही ये अलामात अपीयर होने लग जाती हैं और ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती हैं। और जब बच्चा ग्रो करता है तो इसकी सिवेरिटी में भी चेंज आता है, तो बच्चों में माइल्ड से सिवियर ऑटिस्टिक फीचर्स पाए जा सकते हैं। जैसे कि इन बच्चों को सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम होती है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पेरेंट्स उसके साथ डिफरेंट तरह से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे स्माइल पास करते हैं, तो ये बच्चे आगे से कोई स्माइल पास नहीं करते। ये फेशियल एक्सप्रेशन यानी चेहरे के तासुरात चेंज नहीं करते हैं। ये आई कॉन्टैक्ट नहीं करते। अगर इनको बुलाया जाए तो ये अपने नेम को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो ऐसा लगता है ये बच्चे सुन नहीं रहे हैं। फिर ये कोई जेस्चर्स वगैरह करना, जैसे कि गुड बाय कहने के लिए वेव करना, ये नहीं करते हैं। ये अपनी ही एक वर्ल्ड में लॉस्ट रहते हैं। इनकी स्पीच भी डिले हो सकती है और ये दोस्त नहीं बनाते। ये सोशली बहुत ऑकवर्ड बिहेव करते हैं। ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स और अपनी पसंदीदा चीज़ें ना दूसरों के साथ शेयर करते हैं और ना ही दूसरों की चीज़ें यूज़ करते हैं। ये अपनी ही एक वर्ल्ड में रहते हैं। ये बच्चे डिसइंटरेस्टेड से शो होते हैं। जैसे इनकी सराउंडिंग में अगर कोई भी चीज़ हो रही हो या अगर किसी को खुदा न खास्ता चोट लग रही है तो ये बच्चे उससे अवेयर नहीं होते हैं। इसके अलावा इन बच्चों में कुछ रेपिटेटिव बिहेवियर्स या रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर्स पाए जा सकते हैं, जैसे कि ये अगर हाथों की मूवमेंट, फ्लैपिंग मूवमेंट्स करें तो बार-बार एक ही तरह से मूवमेंट्स करते जाएंगे। फिर ये बच्चे कोई भी सेंटेंस या कोई भी वर्ड बोल रहे हैं तो उसको दोहराते हैं। इन बच्चों की रूटीन में अगर चेंज आ जाए तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये माइनर चेंज भी बर्दाश्त नहीं करते। इसके अलावा ये बच्चे हाइपर या हाइपो सेंसिटिव हो सकते हैं, जैसे अगर इनके रूम में कोई लाइट लगी है और वो डिम है, अगर हम उसको थोड़ा तेज कर दें तो ये बच्चे शोर मचाने लग जाते हैं। इसके अलावा ये बच्चे हाइपर एक्टिव हो सकते हैं, जैसे खुद को नुकसान पहुंचाना, सेल्फ बाइट करना या अपनी बॉडी पे कट्स लगा सकते हैं, जो कि एक सिवियर ऑटिस्टिक फीचर है। इसके अलावा इन बच्चों में कुछ मोटर डेवलपमेंट या मोटर माइलस्टोन के लिहाज से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि इन बच्चों में नेक होल्डिंग यानी गर्दन संभालना, सिटिंग खुद से बैठना, स्टैंडिंग खड़े होना और वॉक करना प्रॉपर्ली, ये चीज़ें में डिले हो सकती हैं। इन बच्चों के डिफरेंट ईटिंग और स्लीपिंग पैटर्न्स हो सकते हैं। ये बच्चे एपिलेप्टिक हो सकते हैं यानी इनको झटके लग सकते हैं। इनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इनको किसी चीज़ का खौफ होता है, या तो बहुत ज़्यादा होता है या बहुत कम होता है। इसके अलावा ये बच्चे अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ या अपनी सेल्फ केयर, इन चीज़ों में इनको प्रॉब्लम होती है। ये बच्चे एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन का इजीली शिकार हो सकते हैं। जहाँ पर इन बच्चों की कुछ वीकनेसेस हैं, वहाँ पर इनकी कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं। जैसे ये बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, इनको आर्ट का, पेंटिंग का बहुत शौक होता है, इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। अब बात करते हैं उन कंडीशंस की जो कि ऑटिज्म की वजूहात बन सकती हैं। ऑटिज्म की कोई एग्जैक्ट वजह नहीं है, लेकिन कुछ चीजें, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो ऑटिज्म कॉज कर सकते हैं। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स यानी ये जीन्स के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई इन्फेक्शन जिसकी वजह से ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, या पैदाइश के वक्त बच्चे की जो मदर है उसकी एज ज़्यादा है, लाइक 40 या इससे अबव है। और इसके अलावा अगर मदर ड्यूरिंग हर यंग एज या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसका किसी केमिकल टॉक्सिन से एक्सपोजर हो गया, तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि एएसडी कॉज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक फिजियोथेरेपिस्ट ऑटिज्म के पेशेंट को कैसे डील करता है। हम इसमें एज अ मूवमेंट थेरेपिस्ट काम करते हैं, जो प्रॉपर असेसमेंट और एवेल्युएशन के बाद इनके खास ट्रीटमेंट पे काम करते हैं, जिनमें हम इनकी मूवमेंट्स, इनके पोस्चर, इनके बैलेंस, इनकी कोऑर्डिनेशन यानी कोई भी मूवमेंट प्रॉपर सीक्वेंस के साथ करना, इन चीज़ों पे काम किया जाता है। इसके अलावा ग्रॉस मोटर फंक्शंस जैसे कि नेक होल्डिंग, गर्दन संभालना, सिटिंग खुद से बैठना, स्टैंडिंग
और इसके अलावा वॉक पैटर्न्स, हम इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। हम बच्चों को डिफरेंट पोजिशनिंग्स गाइड करते हैं। हमारा पर्पस इन बच्चों को फिजिकली फिट करना और इनको इंडिपेंडेंट करना होता है। ऐसे तमाम बच्चों को डील करने के लिए हमारा इंस्टीट्यूशन एमेबिलिटी काम कर रहा है। एमेबिलिटी एक स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। ये स्पेशल नीड बच्चे जैसे ऑटिज्म और इससे रिलेटेड डिफरेंट डिसऑर्डर्स के साथ बच्चों को डील करता है, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, जिसमें स्पेशल एजुकेशनिस्ट और डिफरेंट थेरेपिस्ट जैसे फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट और बिहेवियर थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं। हम इन बच्चों की एजुकेशन और इनकी ट्रीटमेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं। हमारा पर्पस इन बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना है। एमेबिलिटी का गोल इन बच्चों के बारे में अवेयरनेस फैलाना, इनको इंडिपेंडेंट बनाना और इनको मेन स्ट्रीम में एंटर करना है। अगर आपके बच्चे में ऐसे कोई सिम्टम्स हैं और आप उसकी एजुकेशन के बारे में कंसर्न है तो आप एमेबिलिटी जरूर विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच।